नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि ये बजट गरीब, युवा, महिला और किसानों का है। ये राजस्व सरप्लस बजट है। 4,337 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस है। हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है विशेष रूप से इन्हीं को समर्पित है। सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं, जिसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर साल 2022-23 में 7.63% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। साल 2023-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में 12% की वृद्धि हुई है। साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपए रही है। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9,17,299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर, सुनिए। कुल मिला के ये बजट हमारा बहुत संतुलित भी है। अनेकों स्थिति में मैं इसको एक अच्छा बजट कह सकता हूँ। और चाहे आपका गरीब की बात हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो और अन्नदाता की बात हो, ये सब हमने इसमें आपको बताया ही था। और एक बात यह है कि हमारी सरकार ने 30 से ज़्यादा हमारे यहाँ इस बार पॉलिसीज़ बनी है, नीतियाँ बनी हैं, और इसी के प्रभावशाली परिणाम अब हमें देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बताया है कि आपको 15,376 रुपये का, इसमें 76 करोड़ रुपए का, मैंने 15,376 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो हमारा अटल आयुष्मान योजना है उसमें 500 करोड़। और इसके बाद विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी है। पिछले वर्ष भी सामान्य बजट पेश हुआ था। बेहतर होता कि अपनी उपलब्धियों का जिक्र होता है, एक साल की उपलब्धि बताते हैं। और मेरा मानना है कि जो रोड मैप होता है वो 5 साल के लिए होना चाहिए। लेकिन उपलब्धियों के नाम पर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, कार्य प्रगति पे है यह कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब ये झूठे और कागजों में, बजट में आंकड़ों की हेराफेरी है, कारीगरी है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। दिशाहीन और निराशाजनक, जिसमें युवाओं की भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित कार्य योजना नहीं है। मातृशक्ति, जिसे नारायणी का रूप दिया है, आज के बजट में का उल्लेख किया है, उस मातृशक्ति के लिए क्या ठोस कार्य योजना इस बजट में निर्धारित की गई है। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो निराशाजनक वाला बजट। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उसमें कोई बात नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी उस पर भी कोई बात जो है इस बजट में होती दिखाई नहीं दे रही है। पलायन कैसे रुकेगा उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यटन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे इसमें भी कोई फोकस सरकार का नहीं। घोर निराशाजनक वाला बजट है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट में ठगने का कार्य। तो जिस तरह से उत्तराखंड का ये बजट सामने आया है, 89,230 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसानों को ये बजट समर्पित किया गया है। इससे राजस्व सरप्लस बजट भी बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि युवाओं के लिए, पलायन के लिए, शिक्षा के लिए ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस बजट में। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी
राज्य मंत्री बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उमा सिसोदिया जी वरिष्ठ नेत्री आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र भसीन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से बजट को लेकर कहा जा रहा है कि गरीब, युवा, महिला और किसानों के लिए ये बजट है और सरप्लस बजट है, क्या कुछ खास बातें हैं, किस तरह से आगे ले जाएंगे उत्तराखंड को? देखिए, वर्तमान बजट जो प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, इसे हमारे वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने रखा है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बजट है। और इसमें जो प्रारंभिक चीजें कही गई हैं, जो प्राथमिकता की बात कही गई है, उसमें महिलाएं हैं, किसान हैं, गरीब हैं, युवा हैं और समाज के सभी वर्ग हैं। अवस्थापना विकास के लिए विशेष जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इसमें बजट में ये चीजें नहीं है, तो मेरा उनसे अनुरोध यही है कि पहले बजट का सही ढंग से अध्ययन कर ले और उसके बाद कोई टिप्पणी करें, क्योंकि नकारात्मक बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें तब दिखाई देता है कि हम जो है किस दिशा में अपनी बात कह रहे हैं। और वर्तमान बजट जो रखा गया बहुत ही सही है। मैं उदाहरण के लिए कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि जेंडर बजट यानी कि महिला केंद्रित जो बजट है, उसकी जो राशि है वो 14,538 करोड़ रुपए जो है इसमें रखी गई है। इसी प्रकार से गरीब कल्याण के लिए 5,658 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। किसानों के लिए 2,415 करोड़ रुपए का इसमें व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए 15,376 करोड़ रुपए की जो है इसमें प्रावधान किया गया है। और अगर हम देखें तो चाहे जमरानी बांध हो, चाहे सौंग बांध हो, चाहे लखवाड़ की बात हो, इन सभी के लिए जो है अच्छी राशि, जैसे जमरानी के लिए 710 करोड़ की व्यवस्था है, सौंग के लिए 300 की है और लखवाड़ 82 परियोजना के लिए 250 करोड़ की है। बच्चों को फ्री में 1 से लेकर 8 कक्षा तक जो है जूता और जो है बैग फ्री मिले, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल आयुष्मान योजना, जिससे प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग जो इसका लाभ उठा रहे हैं, उसके लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर बजट का अगर हम पूरा दृश्य देखेंगे तो बजट एक आम मानवीय जुड़ा बजट है, जो समाज के हमारे विभिन्न अंग हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, गरीब हैं, उन सभी को केंद्रित करके नहीं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के लिए, पलायन के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। देखिए, पलायन की जहाँ तक बात है तो पलायन रोकने का बजट के लिए हमने आयोग तो बना ही रखा, उसकी व्यवस्था तो ही है, लेकिन सारी जब पलायन रोकने की बात हम करते हैं तो उसमें रोजगार की बात आती है, उसमें स्वास्थ्य की बात आती है, उसमें शिक्षा की बात आती है और इन सभी क्षेत्रों के लिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सुन लेते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आशीष जी इस बजट को लेकर क्या कह रहे हैं। आशीष जी, क्या लग रहा है आपको? आती हूँ उमा जी आपके पास। देखिए, बजट के अंदर रोजगार को कैसे बढ़ाया जाएगा इसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। हमारा राज्य कर्ज में है, आपने आमदनी के क्या साधन जनरेट किए, कैसे हम लोग कर्ज कम करने वाले हैं अपना, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बुजुर्गों के लिए आपने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं की, ना पेंशन की व्यवस्था की। अभी आप बात कर रहे थे कि जूते खरीदने की बात कर रहे हो, मुझे लोग मैसेज करके बता रहे हैं कि मिड डे मील में जो है पर बच्चा 8 रुपए दे रहे हैं आप लोग। उससे 8 रुपए से ना तो टीचरों का कुछ हो पाता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था, ना कुछ टीचर इसी काम में परेशान रहता है जिससे अध्यापक परेशान है। तो इनके बजट में कोई ऐसा, जबकि इतना बड़ा बजट है और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता। और जो मंत्री प्रेमचंद्र जी का जब भाषण सुन रहे थे उसमें वो बात सिर्फ कर रहे थे, मैंने ये सड़कों पे काम कर रहे हैं, इन सड़कों पे काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उन चीजों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं बजट के अंदर जहां इनको अपने ठेकेदारों को काम देना है और ठेकेदारों से काम दे के उनसे जो पैसा खाने का काम करते हैं, 40% वापस लेने का काम करते हैं, उस काम को करने का काम कर रहे हैं। हमें इस बजट से ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई हमारा तो हमारे राज्य का कर्ज माफ हो रहा है। आप अभी देखिए हमारे यहाँ, अच्छा स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आप देखिए आज भी पहाड़ सिर्फ हमारे रेफर सेंटर बन के रह गए। आप उन पहाड़ में जितने अस्पताल है उनमें क्या करने वाले? तो इन्होंने जो मेन मूलभूत सुविधाएं होती है और जो जनता की उम्मीद होती है, एक आम आदमी बजट से क्या सोचता है कि मुझे कोई राहत मिलेगी, कुछ महंगाई कम होने पे कुछ होगा, उमा जी मिलेगा, ऐसा हमें कुछ लगता नहीं। उमा जी,
देवेंद्र भसीन जी बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। आंकड़े क्योंकि उन्होंने आज पढ़े हैं, उनके पास वो पेपर आया है कि हमने देखिए ये बजट आया सैंक्शन किया, तो ऑब्वियसली वो करोड़ों 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 की बात कर रहे थे। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इतने करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए। वाकई में एक आम आदमी के लिए करोड़ शब्द ही बहुत बड़ा होता है। मैं सिंपल ये जानना चाहती हूँ कि कल भोजन माताओं ने आपके यहाँ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। हमारी आशा कार्यकर्तियां जो स्वास्थ्य सेवाओं का मूल है, जहाँ से स्वास्थ्य सेवा सबसे पहले स्टार्ट होती है कि वो गर्भवती महिलाओं को और दूसरे जितने भी हमारे टीकाकरण के प्रोग्राम हो या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले आशा कार्यकर्तियां जो होती हैं वो सड़कों पर निकलती है, मोहल्ले मोहल्ले जाती हैं, गाँव गाँव जाती हैं, घर घर जाती हैं और वहाँ पर आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को आगे लेके जाने का प्रयास करती है। और वो महिलाएं भी हैं। मैं जानना चाहती हूँ, कल उनके कम से कम 5 से 6 हजार आशा वर्कर्स जो थी वो सड़कों पर थी। आपने उनके लिए क्या किया? आपने करोड़ों की बात तो कर दी, लेकिन आपने बताया कि भोजन माताओं के लिए आप मानदेय बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं के लिए आप मानदेय या नहीं मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं। आप दुनिया भर के फूल बरसाने, दीदी भूली योजनाएं चला रहे हैं, उनको आप पंडालों में बुला के गले में मालाएं महिलाओं की डालते हैं। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का वोट मिले, लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात आती है तो जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की धुरी है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की धुरी है, उनको आप मानदेय बढ़ाना उनका भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे काम के जो घंटे हैं उनके हिसाब से हमारा मानदेय बढ़े, हमें कुछ और मतलब उनको मिलना चाहिए, जो उनको पारिश्रमिक अभी मिलता है उससे थोड़ा पारिश्रमिक आप बढ़ाएं। वहाँ पर आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी शिक्षा, हमारी महिला। ठीक है, आपके सवाल पे जवाब लेती हूँ। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नकारात्मक सोच की विपक्ष की है वो हमारे दोनों जो विपक्षी प्रवक्ता भाई बहन हैं, इनकी बात से सामने आ रही है। अभी बजट के जो अलग अलग हेड्स के अंदर विवरण है वो हमारे सामने आया है। अब इसके अंदर जो विभागीय चर्चा होगी उसके अंतर्गत सारी बारीकियां जो है पूरा पटल पर रखी जाएंगी, किसमें किसका मानदेय बढ़ा, किसके लिए कितना पैसा रखा गया। कुल मिलाकर के ये बजट जो है, जो पिछला बजट था उससे 15% अधिक है। और दूसरी ओर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया और राजस्व घाटा भी नहीं है, बल्कि ये राजस्व के दृष्टिकोण से एक सरप्लस नहीं। लेकिन 15,376 करोड़ रुपए जो हेल्थ और शिक्षा के लिए आप बात कर रहे हैं, उसमें इन तमाम महिला कार्यकर्तियों की जो बात यहाँ पर उमा जी कर रही है उन पर ध्यान दिया जाएगा, ये आश्वासन भी तो नहीं दिया गया। उमा जी बोलिएगा। देखिए, पहली बात नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ, पहले पूरी बात कर लूँ मैं जी, पूरी बात कर लूँ। मेरा निवेदन ये है कि अभी जो बजट आया है, अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे या शिक्षा की बात करेंगे, अभी हमने हेड दिया है कि हम शिक्षा में इतना खर्च करेंगे, हम स्वास्थ्य में इतना खर्च करेंगे। अब इसके जो बारीक वाले बिंदु है वो विभागीय चर्चा में सामने आएंगे। तो शिक्षा विभाग के जब हमारे मंत्री जी बोलना शुरू करेंगे तब बताएंगे कि शिक्षा विभाग के अंदर हम व्यवस्था कर रहे हैं, किसका मानदेय बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि हमने शिक्षा विभाग में कहा है कि जो जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर हम सबको फर्नीचर पूरा करने वाले हैं। तो ये पुरानी जो बिगड़ी व्यवस्था थी उसको हमारी पार्टी की सरकार लगातार ठीक कर रही है। तो इसी प्रकार से मानदेय कल उपनल का जो कर्मचारी है उनका मानदेय 10% बढ़ाया गया। आशा कार्यकर्ताओं का जो मसला है उसके बारे में भी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। पहले भी उनकी सुविधाएं बढ़ाई गई थी और जहां पे उचित होगा निश्चित तौर पर उनको हम आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की वो रीढ़ की हड्डी है, हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, मैं जनरल बजट की बात करता हूँ तो जनरल बजट के अंदर सबसे अधिक राशि दी गई है 14,538 करोड़ रुपया। और जनरल बजट के अंदर ही है जो है ये हमारी जो महिला कार्यकर्ता है इनकी सुविधा भी शामिल होकर के आती है। अब केवल मेरा निवेदन ये है कि अब जो विभाग के हिसाब से आएगी बातें उस पर हमको और बारीकी से देखना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये है, क्या विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, क्या विपक्ष हंगामा ही काटेगा केवल? अब मेरा निवेदन केवल विपक्ष से ये है कि वे चर्चा करें, पूरी बारीकियों से बात को समझें और उसके बाद टिप्पणी करें। नहीं, लेकिन देवेंद्र भसीन जी, ठीक है आप कह रहे हैं कि विभागीय देखा जाएगा, लेकिन विभागीय ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी तरफ से उनको लेकर सोच रहे हैं। वो सड़कों पर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं। अब तक तो विभाग की तरफ से आपको कुछ आश्वासन दे देना चाहिए था। आपका बजट भी आने वाला था तो आपने ये घोषणा करके क्यों नहीं कोशिश करी? लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, आप चाहे तो तोहफा दे सकते थे। देखिए, बिल्कुल, जब मैं कह रहा हूँ ना आपसे, कोई भी समाधान है वो समाधान उसका होगा। जो आशा कार्यकर्त्री हैं, बहनें हैं, उनकी जो समस्या उसका समाधान हमने पहले भी किया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं बढ़ाया गया, पहले भी किया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने की ठीक पहले घोषणा की गई थी। सुनिए ना, मेरा कहना यह है कि जो कांग्रेस के समय में उनके लिए सुविधाएं थी, जो उनके लिए मानदेय थे, और आज की तुलना करिए काफी बड़ा अंतर आ चुका है। तो हम तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके समाधान करने में लगे हैं।
क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी महिला शक्ति है हम उसको सशक्त बनाए, और महिला कल्याण हमारी केंद्र की भी और प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक इन्वेस्टर समिट आपने हल्द्वानी में कराया, उसमें आपने 100 करोड़ रुपए फूके। एक इन्वेस्टर समिट आपने देहरादून में कराया, उसमें आपने 100 करोड़ रुपए फूके। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार आपने इन्वेस्टर समिट कराने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि आपको ये पैसे फूकने हैं? ये प्रावधान आपने बजट में अलग से किया है कि इस बार हम तीसरा इन्वेस्टर समिट करेंगे, उसमें हम इतने करोड़ रुपए फूकेंगे? और जो 3.5 लाख करोड़ के एमओयू आपने कहा था कि इतने बड़े एमओयू साइन हो चुके हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि उन एमओयू में से कितना पैसा सरकार को मिल चुका है? हमारे यहाँ कितनी इंडस्ट्री लग चुकी है? दिसंबर से मार्च आने को तैयार है, 3 महीने हो गए, सिर्फ एमओयू साइन हुए या उनमें से कुछ पैसा वाकई में आया भी है? हमारे उत्तराखंड में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है? 2 अरब इन्वेस्टर समिट के नाम पर वालों को देने के लिए। उमा जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो है कि जो आपने बताया कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, सही बात है, अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और प्रदेश के विकास की एक बिल्कुल नई जो है रास्ता जो है प्रशस्त किया गया। अब उसमें से करीब 40,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक। बात तो सुन लीजिए ना उमा जी, बात तो सुन लीजिए, अब बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड हो चुकी हैं, और अभी 4 दिन पहले ही जो ऑपरेशन गौरव पर एमओयू हुआ है उसके अंतर्गत प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार का जो है रास्ता खुला है और हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। इसी प्रकार से जो सरकार के हमारे विभाग है उनमें लगातार रोजगार बच्चों को मिल रहा है, हम लगातार काम कर रहे हैं। एमओयू साइन इसलिए होता है, आप तो पंजाब के अंदर जो है आपकी जो सरकार है उसका नहीं इन्वेस्ट कर रही है, क्या आपके मान साहब जो है उद्योगपतियों को नहीं बुला रहे हैं, उनसे एमओयू साइन नहीं कर रहे हैं? तो आपके मान साहब तो बड़े बड़े विज्ञापन दे करके अपनी आमदनी से अधिकतर विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, और हम तो जमीन की बात कर रहे हैं। हम तो प्रदेश के अंदर जमीन की बात कर रहे हैं। कंपनीज काम करती हैं जिनको आप लोग हॉस्पिटल में नौकरियां देते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग राजस्थान के और महाराष्ट्र के हैं जो उत्तराखंड में नौकरियां पाते हैं। ये आपको भी पता है? पहली बात समझ लीजिए, पहली बात तो आपको आंकड़ा देना चाहिए। केवल हवा में आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। ये आम आदमी पार्टी के नेता जो है केवल हवा में जो आरोप लगाते हैं उसका कोई आधार नहीं है। आपको नाम बताना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रदेश, कौन कौन सी बड़ी कंपनियों में राजस्थान के लोग लगे हुए हैं और उत्तराखंड का उपेक्षा हो रही है। अभी तो एक तरफ आप कहते हैं कि उद्योग नहीं लग रहे हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि राजस्थान के लोग काम कर रहे हैं। एक बात होगी ना, या तो राजस्थान के लोग काम कर रहे होंगे फिर उद्योग लग रहा होगा, तो दोहरी बात नहीं चल रही। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से उद्योग में राजस्थान के लोग काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। ठीक है देवेंद्र भसीन जी, ठीक है। बजट को देखने के बाद ये भी बार बार जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बजट में उन चीजों का ज्यादा ध्यान दिया गया है जहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम घोषणाएं आपने कर दी है जिसमें वापसी मिलेगी, जिसमें लोगों को टेंडर दिया जाएगा। युवाओं के पलायन की यदि खासतौर से यहाँ पर बात हो तो मुख्य रूप से ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आप युवाओं को उत्तराखंड में रोक सकें? देखो, युवाओं को रोकने के लिए जो पहली आवश्यकता है वो है रोजगार की एक, दूसरा परिवारों को रोकने के लिए स्वास्थ्य सुविधा 2, तीसरी बिंदु होता शिक्षा का। और ये तीनों ही क्षेत्र जो है हमारी सरकार की प्राथमिकता में और इनका बजट के अंदर पूरा जो व्यवस्था की गई है। अभी हमारे जो आशीष जी कह रहे थे अपने लोगों को पैसा देते हैं, अरे भाई हमारा तो ई टेंडरिंग होता है, हमारे यहाँ तो ई टेंडरिंग होता है, कोई नीचे से फाइल नहीं चलती है कि बिना पैसा चढ़ाए हुए हमारी फाइल नहीं आगे बढ़ेगी। ये काम तो कांग्रेस के लोगों ने किया है और 100 रुपया चलता था, राजीव गांधी जी ने कहा था, जिसमें से 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए बीच के पंजे वाले लोग खा जाते हैं। अब पंजा खा जाता है, हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में ई टेंडरिंग होता है, काम गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है और इसमें रोजगार अपने आप एक बड़ा महत्वपूर्ण है। पर्यटन जैसे क्षेत्र के अंदर हमने विशेष व्यवस्थाएं करी है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो रोजगार योजनाएं हम काम कर रहे हैं। 4 करोड़ मकान देने की बात करते हैं, मकान मिले नहीं। आज आप बताएं हमारे पहाड़ों की स्थिति क्या हो गई है? भेड़ बकरी को ये इंसानों तक को खाने लग गए हैं। बात इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आपने फॉरेस्ट के अंदर ऐसी क्या व्यवस्था बनाई? आज स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है कि बाघ बच्चों पर हमला कर रहा है। तो इस तरीके की बहुत अव्यवस्थाएं हैं। स्थिति इस समय बहुत खराब है राज्य की। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वहां खर्चा कर रही है जहां लगता है कि इनको पैसा मिलेगा, इनको रिटर्न में मिलना चाहिए, वहां ये पैसा लगाने का काम करते हैं। सड़कों के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सड़कें भी इसलिए कि सड़कों में इनके अपने लोग लगे हुए हैं काम करने में। तो इस तरह का ये काम कर रहे हैं और हमें तो कुछ दिखाई नहीं की। और इन्वेस्टमेंट समिट आप बताएं, आपके आज तक कोई कंपनियां लगी नहीं
इन्वेस्टमेंट कमेटी करके आप भुलाना चाहते हैं उत्तराखंड की जनता को भी भूल जाए, कोई इन्वेस्टमेंट कमेटी भी हुआ था, करोड़ों रुपए आप लोगों ने वहां खर्च कर दिए। अगर आप आयुष्मान योजना की बात करते हैं तो आयुष्मान योजना को इस लायक बनाओ कि जनता का शुरू में जो पैसा बर्बाद होता है जाने के बाद वो बर्बाद ना हो। आयुष्मान योजना में तो घपले हैं आपके यहाँ, तो हर जगह तो डॉक्टर्स देखें, दूर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पाए, आप जनवरी की तनख्वाह अभी तक नहीं दे पाए। आप पे तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, आप पे पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप पे पैसा है कहाँ। और एक त्रिवेंद्र जी एक समय था जब बड़ी बड़ी भेड़ें लेके आए थे कि इन भेड़ों से ऊन निकालेंगे। जी देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। करेंगे आज तक देखिए, ये आयुष्मान योजना की जो बात कर रहे हैं, इनको शायद ये आइडिया नहीं होगा आशीष जी को कि 2 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। एक अटल आयुष्मान योजना है और प्रदेश के 50 लाख लोगों के कार्ड बने हैं जिसमें कि लोगों को लाभ मिल रहा है। अस्पतालों में जाइए ना, आप निजी अस्पतालों में जाइए, अस्पतालों में जाइए तो सही, अस्पतालों में जाइए, आयुष्मान योजना की लगी है। इसी प्रकार गरीब आदमी के लिए मोदी जी के द्वारा जो है आयुष्मान योजना चलाई गई है, उसमें गरीब लोगों को 5 लाख का कवर मोदी जी के द्वारा दिया गया है। और मोदी जी गारंटी पक्की गारंटी है, आरोप से बात नहीं बनती, आपसे कोई सोचा भी नहीं होगा, अब तो करके दिखा रहे हैं। वर्तमान बजट के अंदर भी अटल आयुष्मान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसलिए की गई है कि जनता इसका पूरा लाभ उठा रही है। आपने कहा दूर अस्पताल के डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलता, भाई कौन से डॉक्टर बता दीजिए। आज मैं बताऊं आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कितने महीने से कौन से डॉक्टर को वेतन नहीं मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक ही तरीका है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। जब पूछो तथ्य पूछो, हम बता रहे हैं ना तथ्य नहीं होता, आपके नाम पूछो तो नाम नहीं होता, आपको बता रहे हैं, आरोप लगाया देखिए भाई हम जमीन पे काम कर रहे हैं और आपकी सरकार में तो भ्रष्टाचार ही होता रहा। क्या आपकी सरकार में स्वास्थ्य विभाग तो भ्रष्टाचार का हुआ करता था, बड़ी भारी कमीशनबाजी चला करती थी, अब तो नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे क्या बात कर रहे हो, आज भी आप किस विभाग में जाओ, मेडिकल कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन सब में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। और हमारी 108 योजना जिसको आपने ठप कर दिया था उसको हमने पुनर्जीवित किया गया। 1,500 से अधिक लोगों को प्रतिदिन 108 योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। ये आपके ध्यान में नहीं आएगा क्योंकि आपकी नकारात्मक सोच है। मेरा कहना ये है कि जनता देख रही है, जनता देख रही है और जनता को लाभ मिल रहा है। और यही बात है कि जनता भाजपा के साथ है, यही कारण है कि मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ नहीं, भाजपा के साथ है और कांग्रेस तो नकार रही है लगातार। और आपके नेता तो गैरसैंण में ड्रामा कर रहे हैं और यहाँ पर बैठ के आपके विधायक जो है जो साइन करके बैठे थे वो विधानसभा में बैठे हुए। ठीक है उमा जी, स्थिति है कांग्रेस की। उमा जी, धरातल पर लाने की जो बात है, धरातल पर लाने के लिए यकीनन सरकार को काम करना पड़ेगा, लेकिन बजट में जिस तरह से प्रावधान किया गया है, अलग अलग तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई है। योजना है, योजना का अमल किस तरह से होता है वो उसमें कोई कमी होती तो आप जरूर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से ITI के उन्नयन से लेकर चिल्ड्रन पार्क की यहाँ पे बात की गई है, थीम बेस्ड विज्ञान नवाचार केंद्र से लेकर, यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है, यदि योजनाओं की बात करें शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देगा। ये किस तरह से प्लेटफॉर्म पे आएगा, किस तरह से उतरेगा, वो आगे की बात है, लेकिन बजट में देखने में कोशिश की गई है कि कवर अप किया जाए। देखिए, बजट जो बनाया जाता है वो हमारे जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं और जितने भी हमारे प्रबुद्ध हमारे जो अधिकारी हैं वो बैठ के इस बजट को बनाते हैं कि हाँ भाई इस मद में इतना पैसा, इस मद में इतना पैसा, इस मद में इतना पैसा। और उसके बाद जब धरातल पर उस पैसे को लगाने की बात आती है वहां पर फिर भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। उसके बाद लगते हैं 100 रुपए और दिखाया जाता है कि 500 रुपए खर्च कर दिए गए। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सब लोग समझते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि जो पैसा आप बात कर रहे हैं, कम से कम राजीव गांधी जी ने ईमानदारी से इस बात को माना कि 100 पैसे चले और 15 रुपए यहाँ पर पहुंचे हैं नीचे धरातल तक। बीजेपी के शासन में तो 100 चले और 100 के 100 ऊपर ही बढ़ गए, नीचे तक एक पैसा भी नहीं पहुंचा। ये हालत इस समय उत्तराखंड में है और पूरे देश में भ्रष्टाचार की आप लोगों की है। वो बात अलग है। जी देवेंद्र बसिंह जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। उमा जी, दिल्ली में तो आप भी मानने को तैयार नहीं ना, सरकार जहाँ होती है वो कहाँ मानती है जब तक सबूत नहीं आते। जी इनके तो मंत्री जेल में को छोड़ दीजिए, वो तो पराकाष्ठा है झूठ बोलने की भी और भ्रष्टाचार करने की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री धामी जी ने बीच के सारे दलाल निकाल दिए। डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, हर योजना का पैसा लाभार्थी तक सीधे उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की लाभकारी योजना हो। आपका जो बीच के दलाल थे जो 85 रुपए खा जाए नहीं, लेकिन देवेंद्र भसीन जी यदि इतनी पारदर्शिता है तो फिर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका कैसे मिल रहा है? देखिए, विपक्ष तो बोलेगा, विपक्ष को तो कभी विकास दिखाई भी नहीं देता। आज भी उत्तराखंड की स्थितियां इतनी बदल गई हैं,
लेकिन विपक्ष तो आपके सामने देखिए क्या बोल रहा है, उसको नजर ही नहीं आता। वो तो आप बताइए ना, सकारात्मक ही पलायन बोलने वाला कितना है रुक गया, और कितने इसी हमारे कारण बच्चों को से रोजगार मिल गया है, नकारात्मक हमारे सोच के कारण सरकारी से ही स्कूलों से बजट कितने के बच्चे अच्छे जेईई और मेडिकल के एग्जाम्स में आकर स्वीकार नहीं निकले कर पा हैं। रहा है। आप ऐसे लेकिन बात जनता तो देख रही है ना, दिखाई देगा। हमारे लिए आंकड़े क्या महत्वपूर्ण बताइए, जनता हाँ, है, हमें बता हमारी दीजिए कि जवाबदेही जनता के साथ है, हम जवाब दे रहे हैं और जनता हमारे जवाब से संतुष्ट है। अब आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता जो है जेल में पड़े साल भर में, और ये जाकर के विधानसभा में इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी उनको सैल्यूट कर रहे हैं, किनको जो 1 साल से भ्रष्टाचार के मामले में जेल में पड़े हैं। तो ये अरे वसीम जी, मंत्री को सैल्यूट करेंगे पूरा कि देश भ्रष्टाचार देख के रहा है कि आप इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को निकालना चाहते हैं, इसलिए आप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इतना पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए हैं कि किसी तरह आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, जनता देख रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है, और जनता जो है वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, देवेंद्र भसीन जी, उमा जी और आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड का बजट आया है, आज भारी भरकम बजट आया है और बीजेपी इस बजट को लेकर कह रही है कि युवा, महिला, गरीब के लिए ये बजट लेकर आए हैं और सरप्लस बजट के माध्यम से उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य को लेकर ये बजट तैयार किया गया है। लेकिन वहीं कांग्रेस और विरोधी पार्टियों का आरोप है कि पलायन से लेकर युवाओं के लिए खास ध्यान बजट में नहीं दिया गया है और देखना ये होगा कि आगे ये जो बजट भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सुनहरा बजट है, इसका कितना फायदा आने वाले चुनावों में और क्या वाकई में धरातल पर ये सुनहरा बजट सुनहरी रेखा खींचने में सफल हो पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।